नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कि ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी जो है यह रामगुप्त की पत्नी और महादेवी है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? तो रामगुप्त की पत्नी और महादेवी है। प्रधान चरित्र जो कि नाटक के अन्य पात्रों पर भी प्रभाव डालता है। समस्त घटनाएं इसी से संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं इनकी जो प्रधान चरित्र है ध्रुव स्वामिनी नाटक का कौन है? तो स्वयं ध्रुव स्वामिनी ही है। अगला है सकराज। सकराज जो है गौण पात्र है, महत्वाकांक्षी है, रणकुशल एवं कूटनीतिज्ञ, साथ ही क्रूर भी है, जो कि रामगुप्त के राज्य को चारों ओर से घेर लेता है। और सकराज जो है यह कूटनीतिज्ञ है और साथ भी क्रूर भी है, जो कि रामगुप्त के राज्य को चारों ओर से घेर लेता है। इसके बाद है कौमा। अगला जो चरित्र है कौमा है। तो कौमा मिहिर देव की पालित पुत्री, जो कि सकराज से प्रेम करती है। और कौमा जो है सकराज से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र, साहसी, पराक्रमी, वंश और समाज की गौरव रक्षा करने वाला चंद्रगुप्त है। अगला है रामगुप्त। तो रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है। समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र का नाम क्या है? रामगुप्त है। छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त है। प्रमुख पुरुष पात्र और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति। और ये जो रामगुप्त जो है यह एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके बाद है शिखर स्वामी। शिखर स्वामी रामगुप्त का विश्वास पात्र, गुप्त कुल का अमात्य को धूर्त और स्वार्थी है। जो शिखर स्वामी है यह समुद्रगुप्त का विश्वास पात्र है। और यह गुप्त काल जो गुप्त कुल है इसका उस गुप्त कुल का धूर्त और स्वार्थी है शिखर स्वामी। छल प्रपंच से परिपूर्ण व्यक्ति है। और यह जो है छल प्रपंच से परिपूर्ण व्यक्ति है। मिहिर देव सकराज के आचार्य कौमा के धर्म पिता है, जो गौण पात्र है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है। यानी जो समुद्रगुप्त के दो पुत्र हो गए चंद्रगुप्त और रामगुप्त, तो इस मंदाकिनी जो है इनकी बहन है। यानी समुद्रगुप्त की जो बेटी है कौन? मंदाकिनी। और उसके दो पुत्र हो गए चंद्रगुप्त और रामगुप्त, और इसी की बहन है मंदाकिनी। साहसी और प्रगतिशील युवती है, नारी बन की व्यथा को समझती है। पुरोहित धर्मशास्त्र के आचार्य हैं। ये जो पुरोहित जो यहाँ पर कैरेक्टर आया है ये क्या है? तो धर्मशास्त्र के आचार्य हैं। चंद्रगुप्त। अब जो चंद्रगुप्त प्रमुख पात्र है फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है, वह प्रमुख पात्र है। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसका प्रमुख पात्र क्या है? तो चंद्रगुप्त है। आपको ये याद रखना है। और अधिकांश घटनाओं का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ अंतिम फल का भोक्ता भी है चंद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त अपने पिता के द्वारा युवराज घोषित किया जा चुका है। और सम्राट जो समुद्रगुप्त है इसके द्वारा उसका जो द्वितीय पुत्र है चंद्रगुप्त यानी छोटा पुत्र अपने पिता के द्वारा युवराज घोषित किया जा चुका है। किंतु रामगुप्त ने षड्यंत्र करके न केवल राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया, बल्कि उसकी बाकी सत्ता उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी अपनी पत्नी बना लिया। और ये जो ध्रुव स्वामिनी है इसको भी अपना बना लेता है कौन? यहाँ पर जो रामगुप्त है वह। जबकि समुद्रगुप्त जो है अपने छोटे बेटे द्वितीय पुत्र यानी चंद्रगुप्त को राजा बनाने की अपील कर देते हैं। लेकिन जो है बाद में जब उनके पिता के द्वारा घोषित किया जाता है उसके बाद में रामगुप्त जो है षड्यंत्र करके राज सिंहासन यानी युवराज वो बन जाता है। और ध्रुव स्वामिनी जो कि चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी उसे भी अपनी पत्नी बना लिया। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चंद्रगुप्त कर्तव्यनिष्ठ, साहसी, वीर, कुल मर्यादा का रक्षक, स्वाभिमानी युवक है। कुल मर्यादा एवं नारी के गौरव की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का मोह त्याग कर सकराज के दुर्ग में जाने का दुस्साहसपूर्ण कार्य करता है। कौन? चंद्रगुप्त। एक आदर्श सकराज के दुर्ग में जाने का दुस्साहसपूर्ण कार्य करता है और सकराज का वध कर देता है। और चंद्रगुप्त जो है वह सकराज का वध कर देता है। वह एक आदर्श प्रेमी है तथा अपनी प्रिय पत्नी ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान एवं गौरव की रक्षा करने के लिए स्वयं को संकट में डालने से नहीं चूकता। शील, विनय एवं कुल मर्यादा की रक्षा हेतु वह अपने अग्रज रामगुप्त को यानी जो उसका बड़ा भाई रामगुप्त है उसको राज्य का उत्तराधिकारी बन जाने देता है। और वह जो है अपने
कुल एवं मर्यादा की रक्षा के लिए रामगुप्त को जो है राज्य का उत्तराधिकारी बन जाने देता है। किंतु जब मंदाकिनी उसके सोए हुए स्वाभिमान को जागृत करती है तो वह स्वयं को धिक्कारते हुए कहता है, मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ और मेरी वाग्दाता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। शकदुर्ग में जब रामगुप्त के कहने पर चंद्रगुप्त को बंदी बनाकर लोहा श्रृंखलाओं में जकड़ दिया जाता है, तब ध्रुव स्वामिनी की प्रेरणा पर बंदी चंद्रगुप्त लोहा श्रृंखला को तोड़ देता है। और जब जो दुर्ग पर चले जाते हैं चंद्रगुप्त और वहाँ पर रामगुप्त भी पहुँच जाते हैं और वह जो है रामगुप्त को और ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने का आदेश देता है और उसे चंद्रगुप्त को बंदी बनाकर लोहा की श्रृंखलाओं में जकड़ दिया जाता है। तब ध्रुव स्वामिनी की प्रेरणा पर बंदी चंद्रगुप्त लोहा श्रृंखला को क्या करता है, तोड़ देता है और शिखर स्वामी रामगुप्त को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। अंत में परिषद के निर्णय पर ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से मोक्ष पा लेती है और अंत में जो है रामगुप्त से मोक्ष यानी तलाक पा लेती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। यही नहीं, चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का राजा भी बना दिया जाता है और फिर बाद में चंद्रगुप्त को जो है गुप्त वंश का राजा भी बना दिया जाता है। तो यहाँ पर कई सारे घटनाएं होता है। उसके बाद में चंद्रगुप्त को राजा बनाया जाता है क्योंकि रामगुप्त जब चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए अपनी सेना से कहते हैं और अंत में चंद्रगुप्त पर वार भी कर देते हैं रामगुप्त, तभी वह उसके जो सेनापति होते हैं चंद्रगुप्त के साथी होते हैं और चंद्रगुप्त मिलकर रामगुप्त को मार देता है और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त राजा बन जाता है, वंश का राजा भी बना दिया जाता है। इस प्रकार अंतिम फल का भोक्ता भी चंद्रगुप्त भी है। यानी इस कहानी के आधार पर हम, इस घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इस प्रकार जो अंतिम फल भोक्ता है चंद्रगुप्त ही है। अतः इसके नाट्य तत्व में कोई संदेह नहीं, निश्चित रूप से चंद्रगुप्त प्रसाद जी का एक सशक्त पात्र है। यानी इन घटनाओं को नज़र को रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जो इस नाट्य तत्व में कोई संदेह नहीं है और निश्चित रूप से चंद्रगुप्त जो है प्रसाद जी का एक सशक्त पात्र है। इसके बाद है हमारा अगला कैरेक्टर है फ्रेंड्स रामगुप्त। तो रामगुप्त के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रामगुप्त जो है, रामगुप्त मद्यपी, विलासी, षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया खलनायक पात्र है। यानी कि जो रामगुप्त जो है यह एक खलनायक पात्र है, यानी गुंडा है। उसने षड्यंत्र पूर्वक अमात्य शिखर स्वामी को अपने साथ मिलाकर गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया है और चंद्रगुप्त की वाग्दाता ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लिया है। वह शराबी है, विलासी राजा है, बौनों नर्तकियों से घिरा हुआ रहता है और हिजड़ों बौनों की नर्तकियों से घिरा हुआ रहता है। राजकाज की ओर से उदासी है, वह केवल अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी पत्नी को भी उपहार में क्यों न देना पड़े। इसीलिए वह सकराज के उस अपमानजनक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है जिसमें युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव स्वामिनी को उपहार में देने की बात की गई थी। नाटक में उसका समस्त कार्य व्यापार विलासिता, धूर्तता, कायरता और क्रूरता की कुटिल कहानी है। वह इतना नीच है कि अपने भाई चंद्रगुप्त को मार डालने का षड्यंत्र करता है और उसे शक शिविर में जाने की आज्ञा इसी उद्देश्य से देता है कि वहां सकराज के द्वारा मार डाला जाएगा। धूर्त और चाटुकार शिखर स्वामी के अलावा उसका कोई अपना नहीं है। अंत में परिषद के लोग उसे राज सिंहासन से वंचित कर देते हैं और पुरोहित यह व्यवस्था देता है कि क्लीब रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। वह चंद्रगुप्त को मारने की भी चेष्टा अंत में करता है किंतु स्वयं सामंतों के द्वारा मारा जाता है और अंत में जो है रामगुप्त मारा जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है और ध्रुव स्वामिनी जो है यह नाटक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है। नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी, जिसे केंद्र में रखकर इस समस्त नाटक की रचना की गई है। अत्यंत रूपवती ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से होना था किंतु रामगुप्त ने षड्यंत्र करके उसे अपनी पत्नी बना लिया। वह कायर क्लीब रामगुप्त से प्रेम नहीं करती और मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। जब सकराज उसे उपहार में मांगता है तो वह रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है किंतु रामगुप्त उसे सदैव निराशा ही प्राप्त होती है। लेकिन अंत में रामगुप्त से उसे सदैव निराशा ही प्राप्त होती है।
तब उसका नारीत्व जागृत होता है और वह स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। वह पुरुष के अत्याचार को सहन नहीं करती और एक शिविर और जो शक है फ्रेंड्स, शक शिविर में जाने से इनकार कर देती है। पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। यह कौन कह रही है? ध्रुव स्वामिनी कह रही है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ध्रुव स्वामिनी साहसी एवं वीर नारी होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी है। असाधारण व्यक्तित्व से संपन्न ध्रुव स्वामिनी में साहस और आत्मबल की भावना विद्यमान है। कठिनाइयों में भी वह घबराती नहीं है और उनका डटकर मुकाबला करती है। चंद्रगुप्त के साथ सकराज के शिविर में जाने की वह हट करती है और चंद्रगुप्त को वहां अकेला नहीं भेजना चाहती है। चंद्रगुप्त से मन ही मन प्रेम करती है और उसके सद्गुणों पर मुग्ध है, और जब अपने पति से रक्षा की प्रार्थना करने पर भी अपने गौरव को बचा पाने में असमर्थ पाती है तो उसे अपना पति स्वीकार करने से मना करते हुए कहती है, कौन महादेवी राजा या अभी मैं महादेवी ही हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हूँ। वह महादेवी आश्चर्य। अब हमारा अगला कैरेक्टर है मंदाकिनी। मंदाकिनी भी इस नाटक का एक काल्पनिक पात्र है। अद्भुत राष्ट्र प्रेम से उद्वेलित मंदाकिनी न्याय की समर्थक और नारी के अधिकारों के प्रति सार्थक स्त्री पात्र है। वह निडर, साहसी, स्पष्ट वक्ता। प्रसाद जी ने उसे एक प्रकार से ध्रुव स्वामिनी की पूरक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। राष्ट्रभक्ति एवं शौर्य से उद्वेलित मंदाकिनी चंद्रगुप्त की बहन के अनुरूप गुणों से भूषित है। उसके कथन में कैसा उत्साह हिलोरे ले रहा है। वह सकराज द्वारा ध्रुव स्वामिनी को उपहार में मांगने को अनुचित बताती हुई शिखर स्वामी से इसे न मानने का आग्रह करती है। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उन्मुक्त महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसक क्यों? एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। अन्याय का प्रतिरोध वह निडर होकर करती है और रामगुप्त से कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोंट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना से प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चिन्ह अंकित कर दिया है तथा वस्तु का चयन इतिहास से किया गया है, किंतु उसमें नारी जीवन की वर्तमान समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है। पराधीनता की एक परंपरा से नारी जाति की नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई है। उन्हें एक पराधीनता से मुक्ति पानी है। पुरुषों के अत्याचार, अन्याय, दमन, शोषण का मुखर विरोध करना है। नारी पुरुष की संपत्ति नहीं है, वह मूक पशु की भांति किसी को भी दे दी जाए। यदि पुरुष नारी की रक्षा, उसकी मर्यादा की रक्षा करने में असमर्थ है तो उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे कायर के लिए व्यक्ति से मुक्ति पाने का उसे पूर्ण अधिकार है। पुरोहित राजा रामगुप्त को क्लीब घोषित करते हुए कहता है, जिसे अपनी स्त्री को दूसरे के अनुगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं, वह क्लीब नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र समुद्रगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने नारी जीवन से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को उठाकर प्रकाश डाला है। उन्होंने नारी के अधिकारों का प्रश्न उठाया है। पुरुष प्रधान समाज में नारी को भोग विलास की वस्तु मानकर उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को कुचलने का प्रयास किया जाता है। उसे प्रसाद जी अनुयुक्तता मानते हैं। ध्रुव स्वामिनी इसलिए सकराज के पास उपहार रूप में जाने से इनकार करती हुई रामगुप्त से कहती है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु समान समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। नारी को पुनर्विवाह का भी पूर्ण अधिकार है। पुरुष यदि पुनर्विवाह कर सकता है तो नारी क्यों नहीं कर सकती। यदि किसी स्त्री का पति समुद्रगुप्त की भांति कायर और क्लीब हो तो उससे मुक्ति पाने का उसे
पूर्ण अधिकार है। विवाह एक पवित्र बंधन है, किंतु रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को जिस भ्रांतिपूर्ण बंधन में विवाह द्वारा बांध दिया गया है वह अनुचित है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। शास्त्र ही स्पष्ट आज्ञा देता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के गौरव की रक्षा नहीं कर पाता उसे पति का अधिकार नहीं मिल सकता। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष दिलवाकर चंद्रगुप्त से उसका पुनर्विवाह दिखाया है। कोई भी कृति संवेदना की दृष्टि से सशक्त होकर भी तभी प्रभावी बनती है जब वह अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से भी सशक्त हो। नाट्य रचना के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसकी सार्थकता मंच या सुकरात अर्थात शिल्प पक्ष की विशिष्टता पर निर्भर करती है। जयशंकर प्रसाद की कृति ध्रुव स्वामिनी इस दृष्टि से एक विशिष्ट कृति है। उल्लेखनीय है कि प्रसाद सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा रचनाकार हैं। उन्होंने अपनी समस्त नाट्य कृतियों का लेखन सशक्त मान्यताओं की पृष्ठभूमि में किया है, इसलिए उन सभी में विश्वसनीयता का तत्व सहज ही समाहित हो गया है। लेकिन इन नाट्य कृतियों की एक बड़ी न्यूनता उनका रंगमंच की दृष्टि से अशक्त होना है, किंतु ध्रुव स्वामिनी इस दृष्टि से विसंगति मुक्त रचना है। प्रसाद ने इसके ऐतिहासिक संदर्भों का समसामयिक अपेक्षा के अनुसार सार्थक उपयोग किया है। शिल्पगत विशिष्टता के धरातल पर इसका मूल्यांकन निम्नवत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो कहानी का सार तत्व था यहाँ पर शॉर्ट में समाप्त किया गया है। यह कहानी फ्रेंड्स अलग अलग किताबों पर या अलग अलग आपको स्रोतों से अलग तरह के मिल सकते हैं, जो कि यह एक कहानी का निचोड़ था। तो अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वह वन लाइनर जी के क्वेश्चन का होगा, जिस लाइनर जी के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक रचनाकार का नाम लिखिए, ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन पहली बार कब हुआ, इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर बहुत जल्द। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन जी के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।